हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बिंदास होंगे। देखिए, आज मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य में बताते हैं उत्तराखंड की। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि उत्तराखंड की हिस्ट्री को आप शुरू करेंगे तो किस प्रकार से पढ़ेंगे, और इवन अभी जो ज़्यादातर स्रोतों से या ज़्यादातर मतों से या ज्ञानवर्धक ज्ञानियों से जो पता चला है वो यही है कि उत्तराखंड की अगर आपने गहन अध्ययन करना है इतिहास में, हिस्ट्री में, तो आपको दो बुक पढ़नी तो बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। दो बुक क्या कहूंगा, एक तो परीक्षावाणी तो अनिवार्य है, परीक्षावाणी से तो आपने बेस बनाना है, बट साथ ही साथ आपने अजय राउत को देखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है अगर आप उत्तराखंड की हिस्ट्री में एक कमान करना चाहते हैं। और ज्यादा देखने की कोई फायदा नहीं है। वैसे भी इसके बाद आप गए और बुकें देखते हैं, जैसे घनश्याम जी की देखते हैं, तो इनका ही एक तरह से प्रारूप ही है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल सकता है। बट देखिए, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक कमान बनानी है, तो आपने बेस कॉन्सेप्ट बनाना है ना। तो ये है, तो थोड़ा मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़नी है हिस्ट्री। तो देखिए, उत्तराखंड की हिस्ट्री जैसे हम वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़ते हैं और जैसे हम भारत की हिस्ट्री पढ़ते हैं, सेम प्रारूप तो सेम ही रहता है यहाँ भी। देखिए, सबसे पहले उत्तराखंड की हिस्ट्री आती है, आपने प्रागैतिहासिक काल पढ़ना ही है उत्तराखंड में। उसके बाद ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक काल पढ़ा, ऐतिहासिक काल पढ़ा, फिर प्रमुख लेख पढ़ेंगे, तो एक प्रारूप बन जाएगा। कल के दिन आप कोई बड़ा पेपर भी देंगे तो लिखने वाले पेपर में भी आपके दिमाग में एक प्रारूप रहेगा कि यार डेफिनेटली पहले हमने एक प्रागैतिहासिक काल के बारे में लिखना है, उसके ऐतिहासिक काल के बारे में, उसके बाद प्रमुख लेख। उसके बाद आपको आओगे, फिर उसके बाद आओगे आप पूरी हिस्ट्री में जो नहीं प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे, उसका आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। मैं थोड़ा जल्दीबाजी में गलत बोल गया, माफी चाहूंगा। पहले प्रागैतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक काल, फिर प्रमुख लेखों के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर आएगा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को हम तीन चरणों में बांट देते हैं। एक प्राचीन उत्तराखंड, एक मध्यकालीन उत्तराखंड और एक आधुनिक उत्तराखंड के बारे में बांटेंगे। फिर उसके बाद यहाँ एक और पॉइंट हम पढ़ेंगे, स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन। वैसे मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मैंने एक सीरीज चलाई है स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका। अगर आप उसको थोड़ा देखते हैं तो नो डाउट आपको ना कुछ आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा प्रारूप बता रहा हूं मैं आपको कि जो प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे तो उसमें हम गुफाओं के बारे में, शैल चित्रों के बारे में, मतलब नाना प्रकार की चीजें, उत्तराखंड में कौन कौन चीजें खोजी गई थी उस समय, उनके बारे में चर्चा करेंगे हम। कहने की बात है कि शैल चित्र हो गए, शिलालेख हो गए, अभिलेख हो गए, गुहालेख हो गए, और इन्हीं चीजों के दायरे को लेते हुए जब इनकी खोज हुई तो पता चला कि उत्तराखंड में किन किन लोगों का राज था, अदरवाइज हमें कभी पता नहीं चल पाता। ठीक है, तो देखिए इसी चीज को अगर हम आगे को जाएंगे तो देखो, पहले से ही उत्तराखंड में ना तप स्थली के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ गुफाएं नाना प्रकार की मिली है, और इन्हीं के बारे में प्रागैतिहासिक काल में आपको परीक्षावाणी में बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया गया है। अगर आप अजय राउत को देखते हैं तो उसमें बहुत अच्छी तरह बताया गया है, क्योंकि वहाँ अगर आप अजय राउत में जाएंगे तो वहाँ आपको बताया गया है कि श्री प्रसाद डबराल जी ने कैसे काम किया, थापा जी ने कहाँ पे खोजा, मलारी से जो समाधान मिले हैं समाधि। देखिए, मैं आपको अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा, तब भी थोड़ा आप वो देखिए, जैसे 1856 से स्टार्ट हो गया था, श्री प्रसाद डबराल जी ने सवा ग्रहों की खोज की थी, फिर मलारी से क्या मिला है, लाइक दैट ना। तो यहाँ पे भी स्टार्ट होता है। वैसे तो हम ना सिंपल सी बात है, यहाँ से अल्मोड़ा जाते हैं, अल्मोड़ा में एक गुफा पड़ती है लाखों उड्यार गुफा। वो लाखों उड्यार गुफा के शैल चित्रों से हमें पता चलता है कि सबसे कुलीन जो शासक थे अल्मोड़ा में भी थे, और क्या क्या से प्रमाण मिले। कहने का जैसे 1963 आप डेट देख लेंगे, लाखों उड्यार की खोजी गई है, और उसमें अल्मोड़ा के बाड़े छिन्ना दल बैंड के पास ये खोजा गया था। और अगर इसके बारे में ज्यादा हम चर्चा करेंगे तो रंगीन चित्र मिले हैं और चित्रों को बारीकी से दिखाया गया है। अगर आप जाएंगे तो ये आपको दिखाया जाएगा, मतलब कहने की बात है इस टाइप की गुफा है। वो सिंपल सा एक ऐसा बेस है और गुफाओं का प्रारूप ऐसा रहेगा, और उधर पे आपको खुद हुए वो चित्र दिखे जाएंगे जो बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो एक तो ये है, लाखों उड्यार के बारे में आपने पढ़ोगे, लाखों उड्यार कहाँ है, पेपर में क्वेश्चन आएगा तो अल्मोड़ा आएगा, और किसने खोज की थी, कहाँ था, वगैरह वगैरह ये आएगा। ठीक है, दूसरा एक जैसे हुडली हो गया, हुडली है उत्तरकाशी में, हुडली की एक पहचान बताएगी, नीले रंग के शैल चित्र यहाँ से मिले हैं। देखिए, इतने क्वेश्चन आने वाले हैं, हम ज्यादा इसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे ना।
तो ये हो गया। फिर रामगंगा घाटी मिलेगी आपको, ये वाले क्षेत्रों के बारे में आप चर्चा करोगे। और आते आते बनकोट हो गया, जैसे पिथौरागढ़ का बनकोट है, उधर पे ताम्र मानव कृतियां प्राप्त हुई है। और मलारी आ गया, जैसे मलारी से 5.2 kg सोने का मुखौटा मिला है। मैं उन्हीं बारे में चर्चा कर रहा हूँ जहां से संभवतः क्वेश्चन आने की 100% प्रोबेबिलिटी है। मैं अदरवाइज नहीं बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इतना स्पेस ना मेरे फोन में है कि इतनी मेमोरी है नहीं कि मैं वीडियो लेक्चर दे सकूं। तभी मैं हैंड राइटिंग वाले आज को आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, रेगुलर तो नहीं कर रहा हूँ मैं, साफ बात है इतना ही बोलूँ। तो देखिए, एक पेड़शाला हो गया, खास तौर पे पेड़शाला हो गया, लवे थाप हो गया, फल सीमा हो गया, ये सब अल्मोड़ा में। खासतौर पे देखना है, ट्रिकी है, लास्ट में जहां जहां एल आ रहा है, लॉ आ रहा है, वो अल्मोड़ा में पे है। ये पेड़शाला ये अल्मोड़ा में है, और लवे थाप अल्मोड़ा में है, लाखों डियार अल्मोड़ा से मिला है, हुडली आएगा तो उत्तरकाशी नीले रंग का शैल चित्र है, और बनकोट आएगा पिथौरागढ़ से मिला है, और मलारी 5.2 kg का सोने का मुखौटा मैं बता चुका हूँ आपको, चमोली का इलाका है। हाँ, नाना प्रकार की चीजें हैं। फिर ये चीजें खत्म हो जाती है, आपने इतना ही दिमाग में रखना है। और फिर देखिए, फिर आता है प्राग ऐतिहासिक काल से पहले बाद आता है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में आप खाली विवरण पढ़ोगे कि ये गढ़वाल का विवरण सबसे पहले किसमें दिया गया है, कुमाऊं का किसमें दिया गया है, और दोनों अगर गढ़वाल और कुमाऊं को संयुक्त रूप से क्या कहा गया है ना। एक्चुअल में पहले ही बात जो हुई थी ना, उत्तराखंड को पौराणिक ग्रंथ में इसका सबसे पहले विवरण मिला है। और सबसे पहले जो किसी वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद में उत्तराखंड का पता चला है। हाँ, ये खाली नॉलेजेबल लेक्चर दे रहा हूँ मैं, कोई सिलेबस के अकॉर्डिंग आप मतलब एक बार सुनने टाइप का है, आप प्यार से सुनिएगा। आपने जो पहले पढ़ा होगा हल्का सा रिवीजन हो जाएगा ना। तो इस बारे में थोड़ा चर्चाएं की गई है। फिर वैसे भी ना 5 खंडों के बारे में तो साफ तौर पे उत्तराखंड में बताया गया है। स्कंद पुराण में 5 खंडों के बारे में, एक तो केदार खंड हो गया, एक मानस खंड हो गया, जलंधर खंड हो गया, जम्मू कश्मीर खंड हो गया, जम्मू कश्मीर, एक पंजाब खंड हो गया। तो इनके बारे में से मेन जो केदार खंड और मानस खंड है, जो उत्तराखंड का इसमें विवरण दिया गया है। तो इसके बारे में भी बहुत ही सिंपल, आजकल तो बहुत ही चूरन चीजें हो गई है, क्योंकि हर किसी को पता ही है, तब भी हम एक बार डिस्कस वगैरह कर ले रहे हैं। अगर मानस खंड की बात करेंगे तो मानस खंड में कुमाऊं क्षेत्र का बात की गई है, और केदार खंड में गढ़वाल क्षेत्र की। अब क्वेश्चन एक और आता है कि कहां से कहां तक कुमाऊं खंड को ले जाया गया है, और कहां से कहां तक गढ़वाल को ले जाया गया है। तो देखिए, मानस खंड में क्या कहते हैं, नंदा देवी से कालागिरी तक के क्षेत्र को पूरा मानस खंड में ये कुमाऊं क्षेत्र की बात की गई है। और अदर हम केस में ले जाएंगे तो केदार खंड में हरिद्वार, जिसे माया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, इधर से हिमालय तक का जो क्षेत्र है पूरा क्या कहते हैं केदार खंड में आएगा। तो ये फिर इनको भी अलग अलग है, जैसे गढ़वाल क्षेत्र को पौराणिक ग्रंथों में बद्रिकाश्रम, तपोभूमि और स्वर्ग भूमि के नाम से विवरण दिया गया है। कुमाऊं क्षेत्र को पवित्र भूमि, मनुष्यों की पूर्ण भूमि, लाइक दैट ये बातें कही गई है। एक्चुअल में ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को उत्तर कुरु नाम से भी वर्णित किया गया है। अगर हम ज्यादा डिफाइन करेंगे तो स्कंद पुराण में या केदार खंड और गढ़वाल खंड को एक रूप में अगर इनका विवरण किया गया तो इनके बारे में उत्तराखंड, ब्रह्मपुर और खसदेश के बारे में चर्चा की गई है। ये जितनी चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ सारी की सारी एक न एक बार कहीं ना कहीं पेपर में आ चुकी है। अगर आप इसको 2 बार भी 1 बार भी सुन लेंगे, खाली समझ बना लेंगे, तो डेफिनेटली आपका बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाने वाला है। ठीक है, इन चीजों के बारे में बात की गई। और ऊपर से भी कालसी अभिलेख के बारे में बात की गई, यमुना और टॉन्सन नदी के तट पे है। एक्चुअल में यहाँ पे क्या गया है कि उस समय यहाँ के जो लोग रहते थे पुलिंद लोग रहते थे, और यहाँ के जो स्थान को उसको अपरांत कहते थे। इसके बारे में चर्चा की गई और साफ तौर पे ये भी बताया गया कि उस समय यहाँ की जो जनजाति खस थी, खसों के समय बौद्ध धर्म में अपनी प्रचुर मात्रा में आगे को बढ़ा था। एक्चुअल में मैं ये भी बता देना चाहूंगा आपको कि जब शंकराचार्य जी यहाँ आए थे तो उस समय उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का चरम सीमा पे था। बट यहाँ हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए शंकराचार्य जी ने बहुत ज्यादा कार्य किए, और उसके उपरांत जैसे केदारनाथ मंदिर हो गए, बद्रीनाथ, इनका पुनरुद्धार कराया था। उसके बाद यहाँ इन्होंने हिंदू धर्म को स्थापित किया। फिर बाद में 820 की ओर डेट थी, 88 नहीं कहूंगा, सॉरी 820 की ओर डेट थी, जब इन्होंने केदारनाथ के पश्चिम भाग में अपने देह को त्यागा था, और यही इनका वो हो गया था,
इन्हें अपने आप को जीवन से मुक्त कर दिया था। आपने ये प्रागैतिहासिक काल का आदि ऐतिहासिक काल में पढ़ लिया। देखो फिर आएगा आपका प्रमुख लेख। प्रमुख लेख में काल से अभिलेख हो गया, और आपका बाड़ा हाट से मिला हुआ है, बाड़ा गोविशाण से मिला हुआ है, त्रिशूल लेख, हाँ त्रिशूल लेख मिला है। फिर क्या कहते हैं, इस प्रकार के लेखों के बारे में आप चर्चा करेंगे। कालसी हो गया, मैं समझा चुका हूँ पहले इसके बारे में। त्रिशूल लेख हो गया। फिर इधर पे वर्णन भी मिला है ना, सन 1191 की डेट है जब अशोक चल यहाँ आया था और इसका वर्णन किया गया है। फिर 1223 में कराचल देव ने भी यहाँ अटैक किया था, या यहाँ आए थे। ये कश्मीर और नेपाल के थ्रू आए हुए राजा लोग थे, इन्होंने यहाँ कार्यरत किया था और किस प्रकार के यहाँ कब्जा किया था, ये चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर ऐतिहासिक काल आता है। देखो मेमोरी कम है मेरे फोन में, तो मैं थोड़ा जल्दी खत्म करूंगा। फिर ऐतिहासिक काल आता है। ऐतिहासिक काल में भी आप थोड़ा विवरण देखोगे। ऐतिहासिक काल में आप 3 भागों में आपको बता दूंगा, प्राचीन हो गया, मध्यकालीन हो गया, आधुनिक हो गया। आधुनिक को किनारे करेंगे, बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। अगर टाइम मिलेगा तो मैं नेक्स्ट टाइम जल्दी आपके सामने एक वीडियो लेके आऊंगा इसके बाद। ये यार ठीक है, तो देखिए प्राचीन में आप कुलिंद के बारे में पढ़ोगे, कत्यूरी के बारे में पढ़ोगे, शकों के बारे में पढ़ोगे, कुषाणों के बारे में पढ़ोगे, थोड़ा योद्धाओं के बारे में पढ़ोगे, इनके परिवारों के बारे में, परिवारवाद के बारे में पढ़ोगे। तो मैं जल्दी कवर करूंगा इन चीजों को। फिर मध्यकाल में फिर आप आगे को आओगे, कैसे मतलब बसंत देव वंश आया, खरफर देव आया, कैसे उसके बाद निम्बर आए, कैसे उसके बाद हर्यक वंश के जो हर्षवर्धन के कन्नौज मोखरी के यहाँ आए, इन्होंने कैसे आधिपत्य किया। फिर कैसे कात्यूर आए, कातीपुर वंश की स्थापना हुई, वगैरह वगैरह। फिर सीधे हम आधुनिक भारत में आएंगे तो सीधे 1790 की बात है। पहले तो चंद वंश की स्थापना हो गई थी। चंद वंश के बाद यहाँ जिस समय कुमाऊं में चंद वंश कार्यरत था, उसी प्रकार गढ़वाल में उसमें क्या कहते पवार वंश या परमार वंश की शासन था। फिर 1790 में कैसे गोरखा आए, गोरखा ने कैसे चंद वंश के अंतिम राजा महेंद्र चंद को एक छोटे से युद्ध में, हौलबाग के युद्ध में हराया। उसके बाद सन 1791 में जो लंगूरगढ़ का युद्ध हुआ था, या संधि भी कहोगे, या 1792 में जो संधि हुई थी श्रीनगर की, उसके बिहाफ में कैसे परमार वंश को एक संधि के लिए विवश किया। फिर 1795 में 51-52 नामक का एक आपदा ही कह सकते हैं, उत्तराखंड में आई थी। भी 1803 में भी गढ़वाल में आपदा आई, जिसका फायदा गढ़वालियों ने, गोरखाओं ने अटैक करके उठाया। फिर 14 मई 1804 का आप खरुआड़ा का युद्ध भी पढ़ोगे। फिर ये चलते चलते आप परमार वंश के बारे में पूरा डिस्टर्ब, मैं कोशिश करूंगा अगर समुचित टाइम मुझे मिलता है तो चंद वंश प्लस गोरखा को मैं ऐसे ही ओरली डिस्कस करते हुए आपको समझाऊंगा, जो बहुत मजा आएगा एक कहानी बेस पे। कैसे आप जैसे चंद वंश से स्टार्ट होता है तो कैसे आप सोमचंद के बारे में पूरा पढ़ते हो, कैसे उसने मजे लिए, उसके बाद कैसे पूर्णचंद आया, कैसे इंद्रचंद आया, कैसे ना, इनके बारे में पूरा कवर करोगे। और वैसे परमार वंश में कैसे कनकपाल आया, कलंगा के बाद कैसे अनंतपाल आया, कैसे अजयपाल आया, मतलब बड़े मजे में। भी गोरखाओं में भी अमर सिंह थापा और दलहस्तमान चौधरी के बारे में हम विवरण करेंगे। कैसे रणजोत सिंह थापा जी आए, कैसे भवानी सिंह महावीर थापा ना, हम पूरा डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। बस एक खांचा आप पहले बना लीजिए और आपको अच्छा लगेगा।